हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का सेकंड लेक्चर के साथ। ठीक है, तो करंट अफेयर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो हम लोगों का कैटेगरी होता है वो है रैंकिंग रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। उसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया का पोजीशन क्या है। ठीक है, सो देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ये रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें इंडिया ने जो है 40th पोजीशन को जो है अपना मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन क्या है? 40th, 40वां रैंक पे आता है इंडिया। ठीक है, इसका थीम क्या था? इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि अभी क्या है, देखो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल पैलेस्टीन वॉर, कोविड-19, ये सब के बीच में भी जब इनोवेशन हो रहा है तो उसी के ऊपर बेस करके जो है इस साल का थीम रह चुका है इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। सो इंडिया मेंटेन्स 40th पोजीशन, 40वां पोजीशन को जो है इंडिया ने मेंटेन किया है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रिपोर्ट। एडिशन क्या है? 16th, 16वां एडिशन है। पब्लिश किसने किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन किसने पब्लिश किया है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। टोटल कंट्रीज कितने हैं यहाँ पे? 132 कंट्रीज। टोटल कंट्रीज कितने हैं? 132 कंट्रीज। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक तो रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। एडिशन कितना रह चुका है? 16th एडिशन इस साल का रह चुका है। ठीक है, पब्लिश किसने किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। और टोटल कंट्रीज कितने हैं? 132 कंट्रीज। ठीक है, इस रिपोर्ट के अगर हाइलाइट्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो इंडिया ने जो है अपना 40वां रैंक को जो है रिटेन किया है। टोटल कितने कंट्रीज को यहाँ पे इन्वॉल्व करके रखा गया है? 132 कंट्रीज। ठीक है, सो इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स 40th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग की। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2023 में, उसमें इंडिया ने अपना 40वें रैंक को जो है रिटेन करके रखा है। रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि 2015 में इंडिया का रैंक कहाँ पे था? 2015 में इंडिया का रैंक था 81st, 81st। ठीक है, तो वहां से जाके 2023 में 40वें पोजीशन पे जो है इंडिया आ गया है। तो ये बहुत ही एक कमेंडेबल बात है कि इंडिया ने इतना इंप्रूवमेंट किया है 81st से लेके 40th पोजीशन। टॉप किसने किया है? ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, सो स्विट्जरलैंड हैज टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग फॉर द 13th कंसेक्यूटिव ईयर। लास्ट 13 सालों से जो है स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। उसके बाद कौन आता है? स्वीडन आता है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सो सेकंड पोजीशन पे आ जाता है स्वीडन एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन देखो यहाँ पे टॉप फाइव कंट्रीज कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर। तो ये फर्स्ट 5 जो है इसको याद रखना। फर्स्ट 5 जो है याद रखना। सबसे ऊपर जो है स्विट्जरलैंड है, सेकंड में है स्वीडन, थर्ड में है US, फोर्थ में है UK एंड फिफ्थ में है सिंगापुर। देखो टोटल कितने कंट्रीज को यहाँ पे कंसीडर किया गया था? 132 कंट्रीज को कंसीडर किया गया था। तो 132nd रैंक पे कौन सा कंट्री है? एंगोला। एंगोला 132nd रैंक पे, मींस लास्ट में कौन आता है? एंगोला। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया का रैंकिंग और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया का रैंकिंग और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके रैंकिंग कितने हैं? ठीक है, तो इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, चाइना का रैंक जो है इंडिया से ऊपर है। चाइना का रैंक है 12 नंबर रैंक पे आता है चाइना। उसी के बाद आ जाता है इंडिया।
इंडिया का रैंक है 40वां रैंक रहा है। पाकिस्तान का जो है 88 है, श्रीलंका का है 90, श्रीलंका का 90 है, बांग्लादेश का है 105, 105 रैंक है, और नेपाल का है 108। ठीक है, 108 रैंक पे आता है नेपाल। तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें सबसे ऊपर आता है चाइना, चाइना का रैंक है 12, इंडिया का है 40, उसके बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान का रैंक है 88, श्रीलंका का है 90, बांग्लादेश का है 105 एंड नेपाल का है 108। याद रहेगा बच्चों। तो फर्स्ट में कौन है? स्विट्जरलैंड है, ये याद रखना। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें, देखो बहुत सारे इंडेक्सेस निकलते हैं, जैसे ये क्या था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, जैसे भी बहुत सारे इंडेक्सेस निकलते हैं। तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग रिवीजन के तौर पे जो है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें टॉप 100 टाइम बेस्ट कंपनीज, टॉप 100 टाइम बेस्ट कंपनीज किसने पब्लिश किया है? टाइम ने पब्लिश किया है। उसमें इंडिया का रैंक, इंडिया का कौन सा कंपनी आता है? इन्फोसिस उसमें आता है 64th रैंक पे। फर्स्ट रैंक कौन सा कंपनी होल्ड करता है? माइक्रोसॉफ्ट, जो कि यूएस का कंपनी है। ठीक है, देन फिफ्थ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है? सर्फ शार्क लिमिटेड, सर्फ शार्क लिमिटेड जो है इसको पब्लिश करता है। उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 52 नंबर रैंक है, उसमें इंडिया का रैंक है 52। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा कंट्री आता है? फ्रांस आ जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे जो है फ्रांस आ जाता है। याद रखना इंडिया का रैंक कितना है? 52 इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। देन इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, की इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 87th रैंक है। ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है? जो कनाडा का एक थिंक टैंक कंपनी है जिसका नाम है फ्रेसर इंस्टीट्यूट, जिसका नाम क्या है? फ्रेसर इंस्टीट्यूट जो है इसको रिलीज करता है। और ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स है इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री आता है? सिंगापुर आता है। इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री आता है? सिंगापुर आता है। ठीक है, देन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 पब्लिश किसने किया है? टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसको जो है पब्लिश किया है। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, इंडिया का रैंक, इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 201 से लेके 205 के बीच में। और इसमें जो है कौन सा इंस्टीट्यूट आता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। टॉप कौन सा यूनिवर्सिटी कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि यूके का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट में आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और इंडिया का जो है 201 से 205 के बीच में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। रिलीज कौन करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। देन अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का, अगर हम लोग बात करें 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का, तो ये पब्लिश कौन करता है? आईएमडी, आईएमडी जो है इसे पब्लिश करता है। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 56 रैंक है इंडिया का। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है? स्विट्जरलैंड। फर्स्ट पोजीशन पे हम लोगों ने अभी भी देखा कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भी जो है फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है? स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो ये जो भी रैंकिंग्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो। ठीक है, तो हर एक एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है रैंकिंग्स। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के बारे में, अगर हम लोग बात करें अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के बारे में, तो जो नेवल स्टाफ, जो नेवल स्टाफ का डेप्यूटी चीफ बना है कौन? वाइस एडमिरल सोबती, वाइस एडमिरल सोबती टेक्स चार्ज एज डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। सो नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ बने हैं वाइस एडमिरल सोबती। तो ये पिक्चर जो है ये वाइस एडमिरल सोबती का पिक्चर है। ठीक है, देखो अपॉइंटेड पर्सन नाम क्या है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती, ये उसका पूरा नाम है। अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ।
ठीक है, डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। इसके पहले कौन थे? वाइस एडमिरल संजय महिंद्रू। इसके पहले कौन थे? वाइस एडमिरल संजय महिंद्रू। अवार्ड्स कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? द फ्लैग ऑफिसर वाज अवॉर्डेड द विशिष्ट सेवा मेडल इन 2020। तो ये बोला जा रहा है कि जो फ्लैग ऑफिसर है ये इसको अवार्ड किया गया बाई द विशिष्ट सेवा मेडल इन 2020 एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल इन 2022 बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बोला जा रहा है कि इनको ऑलरेडी जो है विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में और अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला था 2022 में, किसके द्वारा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसको अपॉइंट किया गया है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग रिसेंटली जो डिफेंस रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो मेजर जनरल इग्नेशियस डेलोस फ्लोरा है उनको सिलेक्ट किया गया है एज एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। किसको किया गया है? मेजर जनरल इग्नेशियस डेलोस फ्लोरा। ठीक है, देन इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अगर हम लोग बात करें जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का इंचार्ज डायरेक्टर किसको सिलेक्ट किया गया है? राहुल नवीन को जो है इसमें सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, राहुल नवीन को सिलेक्ट किया गया है। देन फर्स्ट वुमन सर्जन टू ज्वाइन द एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी। पहला वुमन सर्जन जिसने ज्वाइन किया है एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी का, वो कौन है? पायल छाबड़ा। ठीक है, पायल छाबड़ा को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये नाम जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो फर्स्ट वुमेन सर्जन जिसने ज्वाइन किया है एलिट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी, वो कौन है? पायल छाबड़ा। ठीक है, देन 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर है उसके 14 नंबर डायरेक्टर कौन बन गए हैं? विवेक भाषिन। विवेक भाषिन। तो ये जो भी नाम हैं ये क्या है? ये जितने भी नाम हैं ये क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो ईडी का जो है इंचार्ज डायरेक्टर कौन बना है? राहुल नवीन। जो बार्क का 14th डायरेक्टर कौन बना है? विवेक भाषिन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जो है नोट कर लेना, ये जितने भी नाम है। चलो नेक्स्ट अगर न्यूज के बारे में बात करें तो मालदीव्स का जो है प्रेसिडेंट बन चुका है कौन? मोहम्मद मुइज्जू। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू जो है मालदीव्स का प्रेसिडेंट बन चुका है। ठीक है, तो इसको जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू का ये पिक्चर है। ठीक है, अपॉइंटेड पर्सन डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, अपॉइंटेड एज मतलब कौन से पोजीशन में इनको अपॉइंट किया गया है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस किया है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो इसके पहले कौन थे प्रेसिडेंट? इब्राहिम मोहम्मद सोली। उनको जो है इलेक्शन में हरा के अभी कौन जो है प्रेसिडेंट बन चुका है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू जो है ये प्रेसिडेंट बन चुका है। ठीक है, रिसेंट अपॉइंटेड प्रेसिडेंट अगर हम लोग बात करें रिसेंटली कौन से कंट्री में कौन से प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है? रिसेंटली अभी हाल ही में कौन से कंट्री में कौन से प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया है उसके बारे में अगर बात करें तो देखो गुआतीमाला, गुआतीमाला में किसको अपॉइंट किया गया है? बर्नार्डो अरेवालो। उसके पहले कौन थे? अलेआंद्रो जियामत्ते। अलेआंद्रो जियामत्ते जो है इसके पहले थे। देन इमर्सन इमर्सन नंगाग्वा, इमर्सन नंगाग्वा ये क्या है? जिम्बाब्वे में इनको री इलेक्ट किया गया है। देन सिंगापुर के जो है 9th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? थर्मन शनमुगारत्नम। थर्मन शनमुगारत्नम इनको जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इनके पहले कौन थे? हलीमा यकोब, हलीमा यकोब। ठीक है, गबोन के कौन बने हैं? जनरल ब्राइस ओलिगुई गुएमा, जनरल ब्राइस ओलिगुई गुएमा ये बने हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, सक्सीड किसको किया है? अली बोंगो को। सक्सीड किसको किया है? अली बोंगो को सक्सीड किया है। अगर हम लोग बात करें बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी का, अगर हम लोग बात करें बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी का, ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट न्यूज क्या आ जाता है? इसमें फर्स्ट न्यूज आ जाता है रिगार्डिंग जीएसटी। रिगार्डिंग जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी 2017 में ये लाया गया। जीएसटी क्यों लाया गया? एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम, एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है, एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम को बनाने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, वैट लगता था, और वैट क्या है, हर एक चीज के लिए अलग अलग वैट हुआ करता था। तो उसमें जो है लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होता था कि किसमें कितना वैट लगेगा। तो अभी जब से ये जीएसटी आया है तब से क्या है, हर एक कैटेगरी के अपने अपने जो है क्राइटेरियाज हैं, अपने अपने जो है जीएसटी रेट्स उसके ऊपर लगते हैं। तो जीएसटी के बारे में अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ जीएसटी में आता है सबसे पहला सीजीएसटी, सबसे पहला आता है सीजीएसटी, देन आता है एसजीएसटी एंड एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी हम लोग बोल सकते हैं। देखो सीजीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सीजीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसजीएसटी जो है ये स्टेट का है, और यूजीएसटी जो है यूनियन टेरिटरी का होता है, ठीक है। एंड देन आ जाता है आईजीएसटी, आईजीएसटी इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है ये जो है सबसे ज्यादा अगर कोई जीएसटी कलेक्शन होता है किसी भी कैटेगरी में वो है आईजीएसटी में होता है, ठीक है। तो अभी जीएसटी के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड लॉटरी, तो ये जितने भी कैटेगरीज हैं, जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया, बेटिंग हो गया, कैसीनो हो गया, गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, लॉटरी हो गया, तो इसमें जो है अभी 28% जीएसटी लगेगा, मतलब हाईएस्ट स्लैब जो है जीएसटी का वो लगेगा। अगर हम लोग जीएसटी के स्लैब्स के बारे में बात करें तो 5% है, 12% है, 18% है, ठीक है, और 28% है। एक नाम सुनोगे, सेस, सेस, सेस मतलब क्या है, एडिशनल चार्जेस अगर कोई अगर लगाया जाता है उसे जो है हम लोग सेस कहते हैं। तो ये सेस कौन सा कैटेगरी में लगता है, ये सेस जो है 28% कैटेगरी में जो है ये सेस लगता है, ध्यान में रखना, 28% कैटेगरी में जो है ये सेस लगता है। तो ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड लॉटरी विल अट्रैक्ट 28% GST, and the decision to levy 28% GST was taken in the 51st GST काउंसिल मीटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितना नंबर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो है ये डिसीजन लिया गया, 51st जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया, जो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, और अगस्त में जो है ये डिसीजन लिया गया था। अच्छा एक बात बताओ, जीएसटी काउंसिल मीटिंग को हेड कौन करता है? ये जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग होता है इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, इसको हेड करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज कि इंडिया का जीएसटी कलेक्शन, ठीक है, इंडिया का जीएसटी कलेक्शन, तो इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है वो जो है बढ़ चुका है अप बाई 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹1.63 लाख करोड़ इन सितंबर। अच्छा ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो अगर हम लोग 2022 का सितंबर महीने से अगर कंपैरिजन करें तो इस साल का जो सितंबर महीने में जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें जो है 10% इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। द गवर्नमेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन है वो जो है बढ़ा है बाय 10.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन सितंबर टू ₹1.63 लाख करोड़। ये जो है बढ़ के कितना हो गया है, 1.63 लाख करोड़, ठीक है। द सितंबर जीएसटी कलेक्शन इज 2.3% हायर। जो सितंबर का जो जीएसटी कलेक्शन है वो क्या है, 2.3% ज्यादा है देन व्हाट वाज कलेक्टेड इन अगस्त, ठीक है। सितंबर का जो जीएसटी कलेक्शन है वो अगस्त का मतलब इस साल का अगस्त का जीएसटी कलेक्शन के मुकाबले जो है 2.3% ज्यादा है। एंड इट इज द 7th month in a row that the monthly GST collection has come in above the 1.5 लाख करोड़ मार्क। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो है ये 7 महीनों से लगातार जो है 1.5 लाख करोड़ के ऊपर जो है जीएसटी कलेक्शन
हो रहा है। तो सितंबर में कितना हुआ, 1.63 लाख करोड़, इसको जो है ध्यान में रखना, 1.63 लाख करोड़। ठीक है। Then collection of GST in September 2023, collection of GST collection सितंबर 2023 में। ठीक है, इसमें जो है ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कितना रह चुका है, 1,62,712 करोड़, 1,62,712 करोड़। उसमें से CGST यानी कि सेंट्रल जीएसटी, जो मैं कह रहा था कि ये डायरेक्टली जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, जो CGST है ये डायरेक्टली किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये इसमें ये जो 1,62,712 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट 1.63 लाख करोड़ के आसपास आता है, तो इसमें से CGST कितना था, 29,818 करोड़। ठीक है, 29,818 करोड़। SGST यानी कि ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, तो इसमें आता है 37,657 करोड़। इसमें जो है याद रखना, इसमें UGST भी इंक्लूडेड रहता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी का जो GST है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। देन आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड GST में। देन अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेटेड GST का, तो इंटीग्रेटेड जो GST है जिसे हम लोग IGST कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई अगर स्टेट टू स्टेट अगर गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, मान लो कोई अगर स्टेट टू स्टेट अगर गुड ट्रांसफर कर रहा है, मान लो हम लोग मान लो महाराष्ट्र में है, मान लो हम लोग महाराष्ट्र में, ठीक है, तो महाराष्ट्र का मान लो कोई एक कंपनी, वो मान लो अगर गुड अगर बेच रहा है जम्मू एंड कश्मीर में किसी को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में मान लो किसी को सामान बेच रहा है, तो ये तो इसको पेमेंट करेगा महाराष्ट्र वाले कंपनी को, तो उसमें क्या है एक सर्टेन परसेंट GST लगेगा। तो ये जो GST है ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर वहां से जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास आएगा, तो इसे जो है इंटीग्रेटेड GST कहा जाता है। तो देखो इसमें इंटीग्रेटेड GST कलेक्शन कितना हुआ, 83,623 करोड़। तो जैसे मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा जो GST कलेक्शन होता है वो होता है IGST, वो होता है IGST में, जिसके अंदर में ये जो 83,623 करोड़ है, इसमें 41,145 करोड़ जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के दौरान आया है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के दौरान आया है। ठीक है, आ जाते हैं अगर सेस में, अगर हम लोग सेस के बारे में अगर बात करें, तो इसमें जो है सेस कितना लगा है, 11,613 करोड़। जो सेस लगा है वो कितना लगा है, 11,613 करोड़, जिसमें क्या है 881 करोड़ जो है इंक्लूडेड रहता है, इंक्लूडिंग 881 करोड़ कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये जो सेस लगता है ये किसके ऊपर लगता है, ऑन 28% GST। ठीक है, जो हाईएस्ट स्लैब लगता है ना उसके ऊपर जो है ये सेस लगता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो टोटल जो GST रेवेन्यू है वो कितना था, 1,62,712 करोड़। फिर उसको जो है कैटेगरिकली डिवाइड किया गया है अमॉन्ग CGST, SGST, IGST एंड सेस, ये सब मिला के अगर कैलकुलेट करोगे देन इट विल बिकम द क्रॉस GST रेवेन्यू। ठीक है, देन थर्ड न्यूज के बारे में अगर बात करें, थर्ड न्यूज में क्या है, देखो RBI आस्क्स बैंक्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन बोरोवर्स लिंक टू सरफेसी एक्ट। कि मान लो देखो सरफेसी एक्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है, सरफेसी एक्ट क्या है, देखो सरफेसी का फुल फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, सरफेसी का फुल फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन and reconstruction of financial assets, of financial assets and enforcement of security interest act and enforcement of security interest act। ठीक है, ये कब का एक्ट है, ये 2002 का एक्ट है, ये जो है 2002 का एक्ट है, याद रखना। और ये किसने रिकमेंड किया था, नरसिम्हम कमेटी ने, नरसिम्हम कमेटी,
नरसिम्हम कमेटी ने इसको जो है रिकमेंड किया था। कब रिकमेंड किया था? इन द ईयर ऑफ 1998। जो सेकंड नरसिम्हम कमेटी बना था उसमें जो है ये रिकमेंड किया था नरसिम्हम ने। नरसिम्हम कौन थे? फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हैज आस्क्ड द रेगुलेटरी जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट बोरोवर्स whose assets have been taken into possession under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets Act 2002, जिसे हम लोग सरफेसी एक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग सरफेसी एक्ट कहते हैं। ठीक है। जो आरबीआई है हैज आस्क्ड द आरईज, आरईज मींस जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज यानी कि बैंक्स या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। सिर्फ बैंक्स ही नहीं, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जो है इसमें इसके अंडर में आ सकता है। अच्छा, सरफेसी एक्ट के अंडर में क्या कहा गया है कि बैंक के पास ये पावर दिया गया है। ठीक है। अंडर सरफेसी एक्ट, ध्यान से सुनना, सरफेसी एक्ट के अंडर में बैंक के पास ये पावर दिया गया है कि मान लो कोई अगर जो लोन है वो मान लो अगर एनपीए बन जाता है, कोई भी अगर लोन वो अगर एनपीए बन जाता है, ठीक है, देन बैंक के पास ये पावर रहता है कि उसको जो है उसे ऑक्शन में बेच दे, उसे जो है ऑक्शन में बेच के अपना पैसा कमाए। मान लो जो भी यहाँ पे तुम्हारा कोलैटरल रखा गया है, यानी कि जो सिक्योरिटी रखा गया है, उसको जो है ऑक्शन में बेच के पैसा कमा सकता है। ये पावर किसके पास है? ये बैंक या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है अंडर सरफेसी एक्ट 2002। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो जैसे सरफेसी एक्ट के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे मान लो सरफेसी एक्ट जो है कोलैटरल कोलैटरल लोन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी कि उस लोन में सिक्योरिटी होना चाहिए। दूसरा क्या है? जो भी लोन है वो मान लो सबसे पहले एनपीए डिक्लेयर होना पड़ेगा। वो क्या है? सबसे पहले एनपीए डिक्लेयर होना पड़ेगा। थर्ड क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो है, एग्रीकल्चरल लैंड नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। इसके ऊपर जो है सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग बोलें तो सरफेसी एक्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख के लोन के ऊपर ही जो है सरफेसी एक्ट लागू होता है। ठीक है। एंड लास्ट एक और कंडीशन है, क्या है कि मान लो जो रिमेनिंग अमाउंट है, द रिमेनिंग अमाउंट द रिमेनिंग अमाउंट जो है, मान लो उसने लोन चुकाया है बट कुछ पैसा मान लो बचा हुआ है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 20%, ग्रेटर देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है। ग्रेटर देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आरबीआई है उसने रेगुलेटेड एंटिटीज को ये कहा है कि वो जो है सबसे पहले अपना लिस्ट को जो है डिस्प्ले करे अपना वेबसाइट्स में। ठीक है। विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द सर्कुलर, मतलब अभी जो ये सर्कुलर आया है उसका 6 महीने के अंदर जो है इसको जो है अपना वेबसाइट में डिस्प्ले करना पड़ेगा। किसको? रेगुलेटेड एंटिटीज को। रेगुलेटेड एंटिटीज यानी कि बैंक्स या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। द सरफेसी एक्ट एम्पावर्स बैंक्स, सरफेसी एक्ट जो है बैंक को एम्पावर करता है कि वो जो है प्रॉपर्टीज को सीज करे, ठीक है, उसको मैनेज करे, और जो सिक्योरिटीज हैं उसको जो है सेल कर सकता है, दैट इज प्लेज्ड एज कोलैटरल फॉर लोन्स। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जो है सिर्फ कोलैटरल लोन ही एप्लीकेबल होता है। समझ में आया बच्चों? क्लियर है सरफेसी एक्ट क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आरबीआई के बारे में बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं। डेप्यूटी गवर्नर हैं टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा एंड स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स में क्या कहा गया है कि ओएनजीसी इंक्स क्रूड ऑयल पैक्ट विथ एमआरपीएल, की जो ओएनजीसी है उसने जो है अपना क्रूड ऑयल पैक्ट किया है किसके साथ? एमआरपीएल के साथ। एमआरपीएल के साथ जो है अपना क्रूड ऑयल पैक्ट किया है। किसने? ओएनजीसी ने। ठीक है। तो ये जो एमओयू एंड एग्रीमेंट होता है
इसमें एमओयू का फुल फॉर्म क्या है? एमओयू का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एमओयू है ये किसके बीच में साइन हुआ है? बिटवीन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी एंड मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसको एमआरपीएल कहा जाता है। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड एमआरपीएल। ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ क्रूड ऑयल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्रूड ऑयल का सेल एंड परचेज के लिए इसको यूज किया जाएगा। एक्स्ट्रा इन्फो के बारे में अगर बात करें, ये जो करंट एग्रीमेंट है ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा? विल बी एप्लीकेबल टिल मार्च 31 2024। ये जो है मार्च 31 2024 तक ये जो है ये एप्लीकेबल रहेगा। ये एमओयू जो है तब तक एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अबाउट मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स के बारे में अगर बात करें, अगर हम लोग एमआरपीएल के बारे में अगर बात करें तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 7 मार्च 1988 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कटीपाला मैंगलोर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कटीपाला मैंगलोर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार सिंह। इसके चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार सिंह। ठीक है, तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स के ये जो है कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रुकफील्ड टू इन्वेस्ट ₹845 मिलियन इन जॉइंट वेंचर विद एक्सिस एनर्जी। तो ये बोला जा रहा है कि जो ब्रुकफील्ड है वो जो है कितना इन्वेस्ट करने वाला है? 845 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है। किसके साथ जॉइंट वेंचर में? एक्सिस एनर्जी के साथ जो जॉइंट वेंचर है उसमें। ठीक है, देन ये जो जॉइंट वेंचर है ये किसके बीच में साइन होगा? ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड एक्सिस एनर्जी। ठीक है, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया के बीच में जो है ये एमओयू साइन होगा। ठीक है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू सेट अप अ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, की एक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो है सेटअप किया जाए विद द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। उसमें जो है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो कितना यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करेगा? 845 मिलियन। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन सा है? ब्रुकफील्ड। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन सा है? ब्रुकफील्ड। ठीक है, अमाउंट याद रखना 845 मिलियन। देन आ जाते हैं हम लोग नेशनल न्यूज में। नेशनल न्यूज के बारे में अगर बात करें तो 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है इंडिया का, उसका जो है 14 मंथ हाई में जो है हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो प्रोडक्शन होता है ना 8 कोर इंडस्ट्रीज में, तो वो जो है 14 मंथ हाई में हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो लास्ट 14 मंथ में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है, सो 8 कोर इंडस्ट्रीज में 14 मंथ हाई कितना इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है? 12.1% जो है हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, चलो द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रोज टू अ 14 मंथ हाई ऑफ 12.1%। इसको ध्यान में रखना। और कितने महीनों में जो है ये, मतलब कितने महीनों में ये जो है सबसे हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है? 14 मंथ में। ठीक है, इन अगस्त दिस ईयर एज कंपेयर टू द index of August 2022. The 8 core industries have a combined share of 40%. अगर हम लोग बात करें जो हम लोग का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 40% जो है शेयर होल्ड करता है कौन? ये 8 जो है जो कोर इंडस्ट्रीज है हम लोगों का कंट्री का। ठीक है, द एक्सपांशन इन अगस्त इज द हाईएस्ट सिंस जून 2022। तो बोला जा रहा है कि ये जो अगस्त में जो एक्सपांशन हुआ है ये जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, जून 2022 से। ठीक है, जहां पे क्या था 13.2%, तो उसमें से जो है हम लोगों को अभी जो है वो इंक्रीमेंट कितना देखने को मिला है? 12.1%। तो ये जो है लास्ट 14 महीने में सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करें 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है,
तो सबसे पहला देखो कोल आ जाता है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 17.9%। अगर हम लोग क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 2.1%। अगर हम लोग बात करें नेचुरल गैस के बारे में तो 10%। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इसमें 9.5%। फर्टिलाइजर्स में 1.8%। स्टील में 10.9%। सीमेंट में 18.9%। इलेक्ट्रिसिटी में 14.9%। तो सबका एवरेज मिला के कितना बन जाता है? 12.1%। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है, पीएम मोदी टू लॉन्च संकल्प सप्ताह। ठीक है, पीएम मोदी जो है संकल्प सप्ताह लॉन्च करने वाला है फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। अब देखो न्यूज में क्या बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ वीक लॉन्ग प्रोग्राम कॉल्ड संकल्प सप्ताह फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इन न्यू दिल्ली। ये कहाँ पे करने वाले हैं? न्यू दिल्ली में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो संकल्प सप्ताह है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द संकल्प सप्ताह इज टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। कि जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसको जो है हम लोग इफेक्टिवली कैसे जो है इम्प्लीमेंट करें, which aims to improve governance at the block level। ताकि जो ब्लॉक लेवल में जो गवर्नेंस है उसको जो है हम लोग इम्प्रूव कर पाए एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। और जो सिटीजन का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम लोग एनहांस कर पाए। सो अबाउट 3000 पंचायत एंड ब्लॉक लेवल रिप्रेजेंटेटिव, इसमें जो है 3000, ध्यान में रखना ये नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है, अराउंड 3000 पंचायत एंड ब्लॉक लेवल रिप्रेजेंटेटिव and officials from across the country will participate in this program to be held at भारत मंडपम in the national capital। अच्छा बच्चों ये बता सकते हो कि ये जो भारत मंडपम है यहाँ पे और क्या हुआ था? और क्या हुआ था भारत मंडपम में? देखो भारत मंडपम में हुआ था G20 का लीडर्स समिट। G20 का लीडर्स समिट हुआ था कहाँ पे? भारत मंडपम में। ठीक है। Additionally, around 2 lakh people, including block and panchayat level officials and farmers, will join the program virtually। तो बोला जा रहा है कि एडिशनली 2 लाख लोग जो है इंक्लूडिंग ब्लॉक और पंचायत लेवल ऑफिशियल्स एंड फार्मर्स, ये लोग जो है ज्वाइन करेगा प्रोग्राम को वर्चुअली। ठीक है। Then Sankalp Saptah will be celebrated in all 500 aspirational blocks of 329 districts of the country। तो बोला जा रहा है कि जो संकल्प सप्ताह है ये जो है सेलिब्रेट किया जाएगा हर एक 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। और ये जो 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हैं? 329 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्थित हैं। ठीक है। और कब से कब तक होगा? 3rd to 9th ऑफ अक्टूबर। ध्यान में रखना कब से कब तक होगा? 3rd to 9th ऑफ अक्टूबर में जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा। देन अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 को। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इसको एडमिनिस्टर करता है नीति आयोग। इसको एडमिनिस्टर करता है नीति आयोग। इसका एम क्या है? टू रैपिडली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म सम ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। कि कैसे हम लोग जो है रैपिडली और इफेक्टिवली जो है हम लोग यहाँ के जो कुछ जो अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी इम्प्रूवमेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं, वही जो है इसका मेन फोकस या फिर एम है। देखो अगर हम लोग इंटरनेशनल न्यूज के बारे में अगर बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करें तो असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया है कहाँ पे? कैंडी। कैंडी कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका। कैंडी कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। ठीक है। सो असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैंडी कंप्लीट्स 100 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। ये जो है अपना 100 साल जो है पूरा किया है, यानी कि असिस्टेंट हाई कमीशन कैंडी में जो है वो 100 साल से ऊपर है। ठीक है। देन द असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैंडी श्रीलंका, देखो ये कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। हैज कंप्लीटेड 100 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। वो जो है अपना एग्जिस्टेंस का 100 years जो है यहाँ पे पूरा कर चुका है। द ऑफिस वॉज क्रिएटेड इन 1923 एज द ऑफिस ऑफ द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो ऑफिस है ये बनाया गया था कब? 1923 में बनाया गया था एज the office of the agent of government of India
फॉर द बेनिफिट, किसके लिए, उसके बेनिफिट के लिए, ऑफ द इंडियन ओरिजिन तामिल्स हु वर्क इन श्रीलंकन टी प्लांटेशन, की जो इंडिया ओरिजिन के जो तामिल्स हैं जो वहां पे काम करते हैं, ठीक है, श्रीलंका के जो टी प्लांटेशंस में, तो उनके लिए बनाया गया था असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नोटेबली दिस ईयर आल्सो मार्क्स द 200th एनिवर्सरी सिंस द इंडियन ओरिजिन तामिल्स वर फर्स्ट ब्रॉट टू श्रीलंका टू वर्क ऑन प्लांटेशन। तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग बात करें कि जो इंडियन तामिल्स जो है, जो इंडियन ओरिजिन तामिल्स हैं जो श्रीलंका में काम करने जाते हैं टू वर्क इन द टी प्लांटेशंस, तो उसका भी जो है 200 नंबर एनिवर्सरी जो है इस साल हुआ है। द ऑफिस द ऑफिस इशूज अबाउट 100 वीसाज एवरी डे ऑन एवरेज। तो बोला जा रहा है कि ये जो ऑफिस है ये ऑलमोस्ट जो है 100 वीसा जो है इशू करता है एवरी डे, हर एक दिन, ठीक है, ऑन एन एवरेज। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अदर कॉन्स्युलर सर्विसेज, ये जो है दूसरे कॉन्स्युलर सर्विसेज भी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। देन अगर श्रीलंका के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है, याद रखना श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट कौन है, रनिल विक्रमसिंघे। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, दिनेश गुणवर्धना, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, रनिल विक्रमसिंघे। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, दिनेश गुणवर्धना। देन बात करें अगर अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, तो इसमें फर्स्ट न्यूज क्या है, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है इसने क्या प्रेजेंट किया है, नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स टू 41 अवार्डीज। इसने जो है नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया है, कितने लोगों को, टू 41 अवार्डीज, ठीक है, 41 अवार्डीज को जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया है। देखो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द 2021-22 नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स टू 41 पीपल एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। The awards were instituted by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। एंड द awards were instituted in 1993 on the occasion of the silver jubilee year of the national service scheme। ये स्टार्ट कब हुआ था, 1993, 94 में ये स्टार्ट हुआ था। सो दीज आर प्रेजेंटेड एवरी ईयर टू द एनएसएस वॉलंटियर्स। ये जो है हर साल जो है एनएसएस वॉलंटियर्स को दिया जाता है, उसके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स को, एनएसएस यूनिट्स को, एंड द यूनिवर्सिटीज प्लस टू काउंसिल्स, ताकि वो जो है अपना वॉलंटरी सर्विस को रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो है प्रेजेंट किया जाता है। देन अगर हम लोग बात करें नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में, तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1969। इन द ईयर ऑफ 1969 जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट यूथ थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस। तो बोला जा रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट यूथ, कि जो यूथ जो है उसका पर्सनालिटी और कैरेक्टर को डेवलप करना जो है इसका मेन काम है। इसका मोटो क्या है, नॉट मी बट यू, याद रखना, नॉट मी बट यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें डिफेंस न्यूज के बारे में, तो डिफेंस न्यूज में देखो फर्स्ट न्यूज क्या है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड सेलिब्रेट्स 33rd रेजिंग डे। तो बोला जा रहा है कि जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है ये क्या सेलिब्रेट कर रहा है, अपना 33rd रेजिंग डे जो है सेलिब्रेट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जो जो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड है ARTRAC, इसने सेलिब्रेट किया है 33rd रेजिंग डे, कब, ऑन अक्टूबर 1st 2023। ये जो है अक्टूबर 1st 2023 में अपना जो है 33rd रेजिंग डे जो है ये सेलिब्रेट किया है। द कमांड वॉज रेज्ड ऑन अक्टूबर 1st 1991। जो कमांड है वो रेज किया है कब, ऑन अक्टूबर 1st 1991 इन माओ मध्य प्रदेश, जो कि माओ मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको जो है बाद में शिफ्ट किया गया टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एट शिमला इन मार्च 1993। इसको जो है बाद में शिफ्ट किया गया एट शिमला इन मार्च 1993।
द आर्मी ट्रेनिंग कमांड प्रोवाइड्स ट्रेनिंग सपोर्ट टू द इंडियन आर्मी इन ऑल इट्स फसे। तो बोला जा रहा है कि जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है वो क्या करते हैं, उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम यही है कि वो जो है वो इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो हर एक क्षेत्र में, एनाबलिंग द आर्मी टू एग्जीक्यूट इट्स रोल एंड टास्क। देन साइंस एंड टेक, अगर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें ये देखा गया है कि इंडिजिनसली मेड चिपसेट्स, ठीक है, जो इंडिजिनसली मेड यानी कि जो स्वदेशी चिपसेट्स बने हैं या फिर जो भी माइक्रोचिप्स बने हैं, वो अभी क्या सपोर्ट करेगा, इंडिया का नेविक आईसी, इंडिया का नेविक आईसी, इंडिया का जो खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको जो है ये सपोर्ट करेगा। So for the first time, the chipsets or microchips that can receive and process the signals of India's navigational system, Navic IC, will be made in India. ठीक है, ये जो है मेड इन इंडिया के जो चिपसेट्स हैं वो ये सपोर्ट करेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर जॉइंटली कोलैबोरेटिंग, ये जो है ये जॉइंट कोलैबोरेशन है किसके साथ, विद हैदराबाद बेस्ड कंपनी, नाम है मंजीरा डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ये जॉइंटली कोलैबोरेट किया है टू फैसिलिटेट द डिजाइनिंग एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दीज चिप्स, ताकि ये जो है ये जो कमर्शियल प्रोडक्शन है चिप्स का उसका डिजाइनिंग को फैसिलिटेट कर पाए। देन अगर हम लोग बात करें मंजीरा डिजिटल सिस्टम का, ये क्या है, ये एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है, ये क्या है, ये एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है विद अ पेटेंटेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर कॉल्ड यूएमए। Navic IC allows users to know their precise geographical location। तो बोला जा रहा है कि जो Navic IC है इसके थ्रू जो है precise geographical location को हम लोग जो है ट्रैक कर सकते हैं एंड ट्रैक देयर मूवमेंट्स एनीवेयर इन इंडिया, और वो जो है वो इंडिया में कहाँ कहाँ मूव हो रहा है उसको भी हम लोग जो है ट्रैक कर सकते हैं विथ प्रिसाइज लोकेशन, ठीक है, एंड 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इंडियाज टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है, अगर इंडिया का टेरिटोरियल बाउंड्री मतलब इंडिया का बाउंड्री से भी अगर 1500 किलोमीटर अगर वो दूर है, देन वहां तक जो है हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग नेविक। देन नेक्स्ट न्यूज देखो क्या है कि नासा रिलीजेस ब्रेथ टेकिंग इमेज ऑफ मरकरी। तो बोला जा रहा है कि नासा ने जो है मरकरी का एक ब्रेथ टेकिंग इमेज जो है यहाँ पे रिलीज किया है। देखो कितना सुंदर जो है ये इमेज नासा ने यहाँ पे कैप्चर किया है, किसका, मर्क्यूरी का। और ये जो मर्क्यूरी है ये जो है सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी, ठीक है। देन अगर बात करें, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज शेयर्ड एन इमेज ऑफ मर्क्यूरी बाय मैसेंजर। मैसेंजर का फुल फॉर्म क्या है, मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग स्पेसक्राफ्ट, इसके थ्रू जो है ये फोटो खींचा गया है। मैसेंजर को लॉन्च किया गया 2004 में और ये ऑर्बिट में एंटर किया मरकरी का 2011 में आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी थ्रू स्पेस। Messenger was categorized as the seventh Discovery class mission, signifying its role in NASA's efforts to explore and study various celestial bodies। ठीक है, मैसेंजर को जो है कैटेगराइज किया गया एज द सेवेंथ डिस्कवरी क्लास मिशन, ठीक है। नेक्स्ट नासा के बारे में अगर बात करें तो एस्टैब्लिश कब हुआ, जुलाई 29 1958, जुलाई 29 1958 को एस्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर क्या था, वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हेडक्वार्टर था वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन, एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन, ठीक है। देन फेस्टिवल एंड फेयर्स, अगर हम लोग फेस्टिवल एंड फेयर्स के बारे में अगर बात करें तो फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल, तो बोला जा रहा है कि जो फोर्थ एडिशन है ऑफ इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, आईसीसीआर, इसको ऑर्गेनाइज किया आईसीसीआर। और ये कहाँ पे शुरू हुआ है, न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है। तो याद रखना कितना नंबर एडिशन है, फोर्थ एडिशन है, किसका, इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल का, ठीक है। अगर बात करें द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल, फोर्थ एडिशन इंपॉर्टेंट बन जाता है और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक है, आईसीसीआर, इसने जो है इसको
ऑर्गेनाइज किया है। ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो टोटल 34 आर्टिस्ट जो है यहाँ पे आए हैं। तो टोटल 34 आर्टिस्ट फ्रॉम 3 कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज, कोलंबिया, इक्वेडोर एंड चिली। ठीक है, तो यहाँ से 34 आर्टिस्ट जो है आएंगे एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द 2 डे फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो है ये 2 दिन चलेगा। द आईसीसीआर प्रेसिडेंट विनय सहस्त्रबुद्धे, तो ये बोला जा रहा है कि जो आईसीसीआर के जो प्रेसिडेंट हैं विनय सहस्त्रबुद्धे stated that the vibrant celebration of culture and art aims to showcase the rich cultural heritage of Latin America। तो बोला जा रहा है कि जो जो आईसीसीआर प्रेसिडेंट हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, इन्होंने ये स्टेट किया है कि जो वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है ऑफ कल्चर एंड आर्ट, ये किसको एम कर रहा है, ये एम कर रहा है टू शोकेस द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का रिच कल्चरल हेरिटेज को शोकेस कर रहा है। ठीक है, देन अगर बात करें फेस्टिवल्स एंड फेयर्स के बारे में, तो सबसे पहला जो है बंगस वैली फेस्टिवल। बंगस वैली फेस्टिवल कब और कहाँ पे जो है ये सेलिब्रेट किया गया है, यहाँ पे मंगस वैली फेस्टिवल कुपवारा जम्मू एंड कश्मीर। दिव्या कला मेला, ये कहाँ पे, वाराणसी। महाकुंभ दिव्यांगजन का, ये भी वाराणसी। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा। 20th नेशनल बुक फेयर कहाँ पे, लखनऊ। इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे, फोर्ट अगुआडा कहाँ पे, गोवा में। करम फेस्टिवल झारखंड। पितृपक्ष मेला गया। ठीक है, तो बंगस वैली फेस्टिवल कुपवारा जम्मू एंड कश्मीर। दिव्य कला मेला वाराणसी। महाकुंभ दिव्यांगजन का वाराणसी। नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा। 20th नेशनल बुक फेयर लखनऊ। इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल फोर्ट अगुआडा गोवा। करम फेस्टिवल झारखंड। पितृपक्ष मेला गया बिहार। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फेस्टिवल्स हुए हैं। तो याद रखना ये फेस्टिवल्स कहाँ पे हुए हैं, इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हर एक टाइप के एग्जाम्स में। अगर हम लोग इम्पोर्टेंट डेज के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। और ये 2 अक्टूबर में हम लोग का महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी का क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, सो डे देखो 2 अक्टूबर। डे का नेम क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, क्योंकि गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंस का को जो है सपोर्ट करते थे, वायलेंस के वो खिलाफ थे। और ये स्टार्ट कब से हुआ है, 2007 से जो है ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दूसरे डेज का, तो वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती के नाम से भी जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2 अक्टूबर सिर्फ महात्मा गांधी का ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री का भी जो है यहाँ पे जन्म तिथि है। ठीक है, so on the 2 October, India celebrates not one but two great leaders who left an indelible mark। जो क्या है, कि indelible मार्क छोड़ के गया है, मतलब ऐसा मार्क जो हम लोग कभी भी मिटा नहीं सकते। ठीक है, ऑन द नेशंस हिस्ट्री। ये जो है हम लोगों का पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वाइल द वर्ल्ड ऑब्जर्व्स गांधी जयंती, की वर्ल्ड में जो है गांधी जयंती तो सेलिब्रेट किया जाता है, but it is also an occasion to commemorate the birth anniversary of another remarkable leader, लाल बहादुर शास्त्री। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, ये कब जन्म लिए थे, ऑन October 2, 1904 इन मुगल सराय उत्तर प्रदेश। ये जो है मुगल सराय उत्तर प्रदेश में ये जो है जन्म लिए थे। ही सर्व्ड एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो है हम लोगों का देश का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे फ्रॉम 1964 अंटिल हिज अनटाइमली डिमाइस इन 1966। ठीक है, कि इनका जो है ताशकंद में जो है इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, 1966 में। तो तब तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करें, देखो डेज के ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तुमको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए डेज, कौन से डे में क्या सेलिब्रेट किया जाता है एंड उनका थीम के ऊपर भी जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2023।
उसका थीम क्या था, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन स्पेस फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डे का नाम क्या था, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2023। ठीक है, और इसका थीम क्या था, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन स्पेस फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ध्यान में रखना। ठीक है, देन 28 सितंबर को और क्या है, वर्ल्ड रैबीज डे है, तो इसका थीम क्या था, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। देन 30 सितंबर को फिर क्या है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। देन ट्रांसलेशन अनवील्स द मेनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। देन 1 अक्टूबर को क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, और ये इसका थीम क्या है, फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स। ये जो है प्रोमिसेस को फुलफिल करना ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओल्डर पर्सन्स के लिए अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, जनरेशन के अक्रॉस। देन 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया, वर्ल्ड हैबिटेट डे। बट हालांकि ये 2 अक्टूबर जो है फिक्स डेट नहीं होता है वर्ल्ड हैबिटेट डे का, क्योंकि ये जो है फर्स्ट मंडे जो होता है ना अक्टूबर का, उसी दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो इस साल जो है 2 अक्टूबर को आया था फर्स्ट मंडे, तो इसलिए 2 अक्टूबर को इस साल सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे। और इसका थीम क्या था, रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। resilient urban economies, cities as drivers of ग्रोथ एंड रिकवरी, ये जो थीम था। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।